तो जिस तरीके से एंटी सीए मूवमेंट में जो लोग सक्रिय थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो छात्र नेता, तो दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और अभी कल जो उमर खालिद की हुई, जो एक छात्र नेता हैं और एक बहुत ही मजबूत आवाज़ हैं, जो भी अन्याय हो रहा है तो लगातार वो बोलते रहे हैं। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी, उन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पे चूंकि आप रिहाई मंच के आप वो रहे हैं और पिछले एक दशक से लगातार आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे इन गिरफ्तारी पर? पहले सरकारों में जो गिरफ्तारियां हो रही थी, यूपी में हो रही थी, और अभी जो है जो सरकार के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा हो रही है, दिल्ली पुलिस द्वारा हो रही है स्पेशल से, उस पे हम आपसे चाहते हैं कि आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो उमर खालिद भाई का पूरा सवाल है, और जिस तरह से उनको कल गिरफ्तार किया गया और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, तो ये जो पूरा आंदोलन सीए विरोधी आंदोलन था, नागरिकता के खिलाफ एक मुस्लिम कम्युनिटी जिसकी शहरियत छीनी जा रही थी, उसके खिलाफ था जो आंदोलन था, जो शुरू हुआ, वो हमको मालूम था कि हम निशाने पर हैं। हम लोगों को सबको मालूम था, नताशा नरवाल को भी मालूम था, उमर खालिद को भी मालूम था, आपको, हमको, सबको मालूम था। इस देश में जो भी संविधान को बचाने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो जिसमें वंचित समाज के उसमें हक हकूक इंसाफ की बात करता है जो संविधान, उसको बचाने की इस लड़ाई में हमको मालूम है कि हम निशाने पर हैं, लेकिन हमें लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को अगर हमने नहीं लड़ा तो इस लड़ाई को हमने नहीं लड़ा तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। इस देश में जब फांसीवाद अपना सर चढ़ के बोल रहा था, इस देश में संविधान पे कब्जा कर रहा था, लोकतंत्र पे कब्जा कर रहा था, तब आप कहाँ थे? और हमारी ये तमाम जो साथी हैं, जिस तरह से इस देश में इन फासिस्ट इंदिरा गवर्नमेंट के दौर में इमरजेंसी लगाई गई तो उस समय लोकतंत्र सेनानी पैदा हुए, ये सभी के सभी संविधान सेनानी है। इस संविधान को बचाने की लड़ाई में हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और जो यूएपीए, चाहे सेडिशन, चाहे एनएसए, चाहे तमाम इस तरह के जो काले कानून हैं, आप अगर उसके बल पे सोचते हैं, जैसे आज ही उत्तर प्रदेश में एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया गया और कहा जा रहा है कि बिना इजाजत वो जो है किसी के घर में घुस जाएगी और तलाशी ले लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, और कोर्ट भी आप नहीं जा सकते हैं। ये अफस्पा का एक नया रूप है। तो यूएपीए के तहत अभी पिछले दिनों अमेंडमेंट किया गया, जब सेंट्रल में, राज्यसभा में, लोकसभा में, और वहां पर तमाम पार्टियों ने जो चुप्पी साधी, लेकिन इस देश की जनता ने चुप्पी नहीं साधी। इस देश की जनता ने साफ कहा कि नहीं, हम चाहे जो भी करिए आप, अगर आप हमारे पे यूएपीए के तहत कार्रवाई करेंगे तब भी हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस देश को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, तभी इस देश में इस देश का नागरिक बचेगा, इस देश की आवाम की शहरियत बचेगी। इसलिए इस लड़ाई में हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और उमर खालिद की गिरफ्तारी का रिहाई मंच हर स्तर पर विरोध करता है, और तमाम इस तरह से दिल्ली से लेकर भीमा कोरेगांव तक तमाम जो छात्र, नौजवान, हमारे बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल करके ये सोचा जा रहा है कि आवाजों को दबा देंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी प्रशांत भूषण जी की भी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। उसका हश्र क्या हुआ कि इसी न्यायालय को 1 रुपया श्रम के बारे जुर्माना रखना पड़ा। ये लड़ाई आवाम की लड़ाई है, आवाम कभी हारती नहीं है, क्योंकि वो मुकम्मल भारत की लड़ाई है। राजीव जी होंगे कि इस तरीके से कल परसों से लगातार ये खबर में आ रही है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली दंगों को लेकर के, उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके नाम आने के बाद लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके हर वर्ग में जो है उनका एक्सेप्टेंस है। अपूर्वानंद हैं, उनका नाम आया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आया है। तो जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनका नाम दिल्ली दंगों से किसी बयान के आधार पे लिया जाए। योगेंद्र यादव जी का नाम आया है। तो इस तरीके से ऐसे लोगों का जिनकी एक्सेप्टेंस सब में है, जो राजनीति से अलग हटके संविधान की बात करते रहे हैं, तो उनका नाम आना ये किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, जो आप जो नामों की चर्चा किया, उन नामों के साथ सीताराम येचुरी, जयती घोष और राहुल राय और तमाम इस तरह के जो नाम लगातार आए, आप सिंपल सोचिए कि ये लोग मुल्क के को बनाने वाले, बचाने वाले लोग हैं। इसी तरह से ठीक 19 और 20 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में 23 नौजवानों को सीए के नाम पर पुलिसिया हिंसा के शिकार हुए, उस समय रिहाई मंच जैसे संगठनों पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग सफेद मानवाधिकार नेता और सिविल राइट के नाम पर सफेद पोस्ट लोग हैं। मतलब
कि आप संविधान की अगर आप रक्षा करने की बात करते हैं तो आप इनकी नजर में आप क्रिमिनल हैं। और हमारा जुर्म ये कह रहे हैं कि आपने संविधान को बचाने के लिए आपने सड़क पे खड़े हुए, और इस पे बात नहीं हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो गोलियां चलाई 23 नौजवानों को शहीद किया, उस पर बात नहीं हो रही है। दिल्ली दंगों में जिन लोगों ने वहां पर दंगा भड़काया, उस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पर हो रही है? बात उन पर हो रही है जो संविधान को बचाने वाले लोग थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो इनका सपना है, जो 5 तारीख को जो भूमि पूजन किया इन्होंने, उस सपने के तहत ये जानते हैं कि बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान अगर इनके आड़े हाथों आ रहा है, बार बार भाजपा नहीं, इनकी जो मातृ संगठन आरएसएस भी इस बात को कहता है कि वो संविधान में आस्था नहीं रखता, वो उसको बदलने की बात करता है। तो इस दौर में जब आप देख रहे हैं कि इस दौर में जब हम संविधान की बात कर रहे हैं और आप क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से इस मुल्क को जब बनाने की बात हुई, गुलाम भारत से आजाद भारत का जब हम सफर तय कर रहे थे, उस दौर में भी तमाम जो लोग सवाल उठाते थे उनको इसी तरह की अंग्रेज हुकूमत इसी तरह से उनका बिहेव करती थी। लेकिन फिर भी वो लड़ाई हम जीते, अंग्रेजों से वो लड़ाई हमने जीत लिया। ठीक इसी तरह से ये जितने लोग हैं, ये लोग लगातार वो तार्किक लोग हैं। तार्किक लोगों से, संवैधानिक लोगों से ये लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि इनको जेलों में डाल करके उनकी आवाजों को आप दबा देंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी देश की आवाम ने इनके तमाम हिंदू राष्ट्र के जो तमाम इस तरह के जो सपने थे, उसको इनको भारत में उसको आने में 50 साल इनको सरकार बनाने में जनता को बरगलाने में लगे। लेकिन सीताराम येचुरी जिस पार्टी के हैं, वो पार्टी आजाद भारत के चंद सालों बाद इस देश में, इस प्रदेश में शासन करने लगी थी। तो मुझे पूरा यकीन है इस देश की आवाम पर, क्योंकि ये लोग जो आज फंसाए जा रहे हैं उनके साथ बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की आवाम खड़ी है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की आवाम खड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी दिल्ली दंगों के पूरे मामले में देखिए, एमनेस्टी से लेकर तमाम रिपोर्टें आई जिन्होंने साफ कहा कि वहां पर किस तरह से दंगा भड़काने वाले लोगों पे ये को बचा रहे हैं, और जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उन पर कार्रवाई करें। और रियलिटी में दिल्ली दंगों की चार्जशीट के नाम पर ये सीए विरोधी जो आंदोलन था, उसके आंदोलनकारियों का दमन करना चाहती हैं। और एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं इसमें कि आप सीए पे यही अमित शाह जो कहते थे, क्रोनोलॉजी क्या समझाते थे, हम लोग तो भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, नहीं अंग्रेजी इतना समझते हैं, और ये कहते थे एनपीआर ऐसे आएगा, एनआरसी ऐसे आएगा, सीए ऐसे आएगा। 22 तारीख दिसंबर को अमित शाह को बैठना पड़ा इंटरव्यू में और उनको एनपीआर पे अपनी सफाई देनी पड़ी। और कोरोना काल के बाद हमने महामारी को देखते हुए मानवता के आधार पर पूरे आंदोलन को हम लोगों ने पोस्टपोन किया और कहा कि हमने संविधान की लड़ाई अभी हमने मुकम्मल पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। और यही सरकार है जो एनपीआर में पिछले दिनों जो परिवर्तन उसने किया था, उस परिवर्तन को वापस ले लिया और आज उसी एनपीआर उसी के नाम पर लोगों को जेल में डाल रही है। मतलब कि गजब का है। अगर आपने सही किया था तो एनपीआर को क्यों वापस ले लिया? क्यों? क्योंकि आपने गलत किया था। आपकी थूथू हो रही थी कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप उसकी नागरिकता से बेदखल करना चाहते थे, जिसके खिलाफ इस देश में एक बड़ा जन आंदोलन का उभार ले लिया था। आपको ये मालूम था कि देश में जो जुडिशरी का सिस्टम है उसमें इस तरह से दलितों पे, ओबीसी पे, आदिवासियों पर इस तरह से जो हमले हो रहे हैं, वो सिस्टम में लगातार उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी यूनिटी, बहुजन यूनिटी बन रही थी, उस यूनिटी को से आप डरे हुए थे और वही डर आपका भीमा कोरेगांव में भी काम करता है, जहां पर ले जाकर आपने इंटेलेक्चुअलों को जेल में भर के सोच रहे हैं कि इस बहुजन यूनिटी को आप तोड़ देंगे। लेकिन ये मुगालता है। हिंदुस्तान हर समय यहाँ के जो बहुजनों के नेतृत्व में चला था, बहुजनों के नेतृत्व में ही चलेगा। आगामी परिदृश्य में हम संविधान की हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। राजीव जी, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि यूपी में एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है और सरकार ने उसको अभी वो किया है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से अभी वर्तमान में किसी प्रदर्शन करने के बाद नोटिस दे दी जा रही है, लोगों को जेल में डाले जा रहे हैं, तो इसके बाद क्या प्रदर्शन करना यूपी में कितना आसान होगा? किसी इश्यू को लेके, अधिकार को लेके प्रदर्शन करना? देखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है।
और राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था, एक उनका शेर था कि जो साहिब मंसब हैं, माने आज वो कुर्सी पे हैं, कल वो कुर्सी पे नहीं रहेंगे हैं। एक इसी तरह अंग्रेजों ने भी मुगालता पाला था हैं, और इसी तरह हिंदुस्तान की जनता ने उनको खदेड़ करके भगाया। ये लोग जो है महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं। इनको इसी देश में आरएसएस के तमाम दफ्तरों पे महात्मा गांधी की हत्या के बाद क्या हश्र हुआ था, ये लोग जानते हैं। नेहरू ने इनको संरक्षण दिया था। दूसरा कि नेहरू की बेटी जो इंदिरा गांधी हैं, उनको भी ये मुगालता पाल लिया था इस देश में इमरजेंसी लगा करके वो जो है इस देश के जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर लेंगी। और जिस तरह से ये आज जो फोर्स बनाई गई, इसी तरह से सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का भी निर्माण किया गया था। वही सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो हमारे आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर, माओवादी के नाम पर इस देश में दमन करती है। और उसके बाद क्या हुआ, उसे इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा। और आज जो लोग इस बात को सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम यही, ये जो सिर्फ स्पेशल फोर्स ही नहीं जो यूपी में बनाई जा रही होगी सरकार में, इसके पहले भी यहाँ पर यूपी कोका भी इसी प्रदेश में जो है उसको जो है उसको वो कर दिया गया और राष्ट्रपति के यहाँ अनुमोदन के लिए पड़ा हुआ है। इनको इस बात का भरोसा है कि यूपी कोका और इस तरह के जो फोर्स बना करके जो गैर कानूनी गतिविधियों को ये अपने अंजाम दे पाएंगे। ये मुगालता इनका जनता तोड़ देगी, क्योंकि जनता ने जब इंदिरा को नहीं बख्शा, जनता ने अंग्रेजों को नहीं बख्शा, उठा करके फेंक दिया इतिहास उस कूड़ेदान में जहां से उनको याद करने वाला कोई नहीं है, तो इनको भी इतिहास को उसी कूड़ेदान में फेंकेंगे। दूसरा कि मैं बात साफ तौर पे कहना चाहूंगा यहाँ पर कि एक बात हम लोगों को, तमाम लोगों को याद करना पड़ेगा कि जिस तरह से डॉक्टर कफील की अभी गिरफ्तारी एनएसए जिस तरह से पूरा सवालों के घेरे में आया, इसी तरह डॉक्टर विनायक सेन थे और उनकी भी गिरफ्तारी माओवाद के नाम पर हुई थी और यूएपीए के का आरोप लगा था। और इस देश में यूएपीए के खिलाफ एक संगठित आवाज खड़ी हुई थी कि ऐसे कानूनों को खात्मे की। आज जरूरत है कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में जो एनएसए बना था उसमें खात्मे की बात हो। 1967 में जो यूएपीए बना था, जिसमें अमेंडमेंट कर करके अमित शाह ने व्यक्ति को भी आतंकवादी बनाने का जो अमेंडमेंट करवाया, इसके तहत आज दिल्ली से लेकर भीमा कोरेगांव तक जो सिलसिला चल रहा है, इस कानून को बनाने वाली कांग्रेस थी। तो मतलब कि जो कानूनों को बनाने वाले योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि आपकी सत्ता नहीं रह सकती है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जनता चलाती है। और जनता ने दिखा दिया। 5 तारीख को इस देश के नौजवानों ने, आप थाली पिटवाते थे ना, 5 तारीख को नौजवानों ने थाली पिट कर दिखा दिया। 9 बजे तो आप लाइट जलवाते थे ना, 9 तारीख को लाइट जलाकर, मोमबत्ती जला के दिखा दिया कि जनता जब चाहेगी तब आपको हटा देगी। लोकतंत्र से हम कोई समझौता नहीं करेंगे और लोकतंत्र इस देश में रहेगा तब तक इस देश में तमाम आंदोलन होते रहेंगे। जनता सड़कों पर रहेगी और इस तरह के कानून इस देश की जनता को कुछ नहीं कर सकते हैं। जब अंग्रेजों ने भी बहुत सारे कानून लाए थे, सब आधे से ज्यादा कानून तो अंग्रेजों के कानून है, लेकिन क्या जनता कभी रुकती है? जनता कभी नहीं रुकती है। और जनता अपने इंसाफ की लड़ाई को बुलंद करेगी और मुकम्मल इसकी जो आजादी का सवाल है, इस आजादी के सवाल पे लोग कहते हैं कि आजादी के सवाल को इस देश में जो बहुजनों के इंसाफ की, हक की जो आजादी का सवाल है, उस आजादी के सवाल पर हम हर स्तर पर लड़ेंगे। इस तरह के कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, हमसे इंडिया टुमारो से जुड़ने के लिए।